पार्टी के खर्चे से एक एम्बेसडर खरीदी गई थी। ये नियम बना दिया गया था कि जो नेताजी अगर किसी जिले में जाएंगे तो वहाँ का जिला का अध्यक्ष जो है, मिले मुलायम काशी राम, हवा में हो गए जय श्री राम, ये नारे लगे थे। जो है नेताजी ने केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं लागू किया, बल्कि उसके साथ साथ जो जनरल मेरिट में आ जाता है उसको जनरल में ही कंसीडर किया जाए। और पिछड़े वर्ग का 27% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने इसी जो ओवरलैपिंग की व्यवस्था को खत्म करने का काम किया। कहीं पर नाई का 2 घर है, वो भी किसी गांव का प्रधान बन गया, कहीं लोहार बन गया, कहीं कुम्हार प्रधान बन गया। डीपी यादव के खिलाफ जो है संभल चले गए लड़ने के लिए। वहाँ के लोग इतने डरते थे डीपी यादव से कि हम लोगों के सामने जो है वो जो है डीपी यादव के डर से बोल नहीं पाते थे। कितना टफ था उसमें प्रचार प्रसार एक अपनी तो परिपत्र भेजने के लिए डाक टिकट के पैसे नहीं थे। इतनी विपरीत परिस्थितियों में नेताजी ने पार्टी आंदोलन भी करते थे, संघर्ष भी करते थे, और जो पुलिस की लाठी भी खाते थे, जेल भी जाते थे। बीजेपी की सरकार में किसानों पर बहुत अत्याचार होते थे, पिछड़ों बहुत अत्याचार हुई संघर्ष के रास्ते पर। तो उससे हट करके उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। 1 साल बाद पार्टी बनने के 92 के बाद 93 में फिर नेताजी ने सरकार बना ली। आसान नहीं है मुलायम सिंह बनना। मुलायम सिंह बनना आसान नहीं। चंद्रदेव राजभर नाम का व्यक्ति था, वो अपना खेत सींच रहा था, पानी लगा रहा था खेत में। नेताजी ने जो है उसे जो है लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो शख्स आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे हमारे कैमरे में, आप राम आश्रय विश्वकर्मा जी हैं। समाजवादी पार्टी और नेताजी के सरकार में मंत्री रहे और नेताजी के विश्वसनीय जो नेताओं में शुमार थे। मुलायम सिंह यादव जब चुनाव लड़ते थे तो ये उनके चुनाव में प्रभारी हुआ करते थे और उनके चुनाव क्षेत्र में चुनाव देखते थे। विधान परिषद का सदस्य नेताजी ने बनाया 2 बार और मंत्री भी बनाया। तमाम उन मुद्दों पर बात करेंगे आज हम, उन तमाम कहानियों पर नेताजी से जुड़ी और इनके जीवन में कैसे विश्वकर्मा जो एक समाज, पिछड़ा समाज जो गांव में बसता है, और उस समाज का एक व्यक्ति इस मुकाम तक पहुंचा, मंत्री पद पर रहे, और आज समाजवादी पार्टी में विश्वकर्मा समाज के एक चेहरा हैं। और अखिलेश यादव के भी करीबियों में कहा जाए कि जो नेताजी और अखिलेश यादव दोनों पीढ़ी, समाजवादी की दोनों पीढ़ी के चहेते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे बात करूं कि नेताजी से पहली बार मुलाकात आपकी कैसे हुई और कब हुई? देखिए, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे जी, और छात्र राजनीति में थे। नेताजी के बारे में हम लोग लगातार सुनते थे और नेताजी के हम प्रशंसक भी थे जी। वैसे तो हम लोहिया और चौधरी चरण सिंह के विचारों के मानने वाले थे जी। नेताजी जिस समय संघर्ष कर रहे थे और प्रदेश में वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे जी, तब उस समय बहुत बड़े उनके प्रशंसक बन गए थे। क्रांति रथ लेकर के जब नेताजी 1989 के चुनाव के पहले 1988 में जब वो निकले, इलाहाबाद आए थे, तो हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। तो छात्र नेता थे उस समय, तो नेताजी ने कहा कि रामा से तुम लखनऊ आओ, हमसे मिलो जी। और उसके बाद नेताजी से मिलना जुलना हमारा जारी रहा। तब समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी? समाजवादी पार्टी उस समय नहीं बनी थी। नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो भी हम मुख्यमंत्री आवास में उनके आया जाया करते थे। हुआ ये कि जब बाबरी मस्जिद गिरी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांप्रदायिकता की आग पूरे देश में फैलाई गई, दंगे शुरू हो गए, तो उस समय में इलाहाबाद में हम हाई कोर्ट में वकालत करते थे। हमारे जो सीनियर थे, गुरु थे, वो कॉमरेड जीसी गहराना जी, वो भी मैनपुरी के रहने वाले थे और कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे और लेबर यूनियन के मुकदमे फ्री लड़ा करते थे जी। हम उनके जूनियर थे।
तो उस समय जीसी गहराना ने हमसे कहा कि रामा से अब तुम वकालत छोड़ो। जी। मुलायम सिंह यादव इस समय सांप्रदायिकता से और भाजपाइयों से अकेले लड़ रहे हैं, उनको तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जाओ मुलायम सिंह यादव के साथ और उनकी जो है उनके साथ रहो, उनकी राजनीति में मदद करो। मैंने अपने गुरु की बात मानी और फिर मैं आ गया लखनऊ। लखनऊ में उसके बाद नेताजी ने जब पार्टी बनाई और समाजवादी पार्टी का गठन किया, उस पार्टी में हम नेताजी के साथ यूथ में पहले सेक्रेटरी बने, संस्थापक और सदस्य भी थे लगातार आप? बिल्कुल संस्थापक। जब पहली बार पार्टी 4 और 5 नवंबर को बेगम हजरत महल पार्क में पार्टी का प्रथम स्थापना सम्मेलन हुआ था, तो उस समय हम उस सम्मेलन में थे जी। और एक तरह से संस्थापक सदस्यों में से हम थे। देश के बड़े बड़े समाजवादी सभी राज्यों से लोग आए थे, वो पार्टी बनी थी। पार्टी का बनना भी एक घटनाक्रम है, क्योंकि नेताजी जब मुख्यमंत्री पद से हटे और कल्याण सिंह की सरकार बनी, तो उस समय किसानों पर बहुत अत्याचार हुआ। रामकोला में गोली चली थी। नेताजी उन किसानों के घर संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे और देवरिया के डाक बंगले से उनको जो है कल्याण सिंह की सरकार ने गिरफ्तार किया और उसके बाद बनारस की जेल में बंद हुए। तो पूरे प्रदेश में एक उफान सा आ गया। समाजवादी पार्टी के मानने वाले ही नहीं, बल्कि नेताजी के चाहने वाले और जितने भी पिछड़े दलित से लेकर के जितने लोग थे उस समय, संभवतः 13 दिन थे जो है नेताजी जेल में बंद रहे। तो इतना ज़्यादा लोग जो है आंदोलित हो गए और जगह जगह जेलों में बंद होने लगे जी। और जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन होने लगा कि कल्याण सिंह की सरकार घबरा करके नेताजी को रिहा कर दिया। तो जेल में ही निर्णय लिया गया कि अब हम जो है शांत नहीं बैठेंगे, बल्कि अब हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और पिछड़ों की लड़ाई अब जो है जिलों में लड़ेंगे। अच्छा, नेताजी संघर्ष करेंगे। नेताजी के साथ जेल में आप भी थे? नहीं, हम उस समय नहीं जा पाए थे जी, क्योंकि हम जो आजमगढ़ में ही रुक गए थे। नेताजी आए थे, हमारे ही एक साथी थे। अच्छा, ये हमारे एक साथी थे। एक घटना है कि नेताजी को जब रामकोला की घटना में जाना था, तो ये सीधे अगर हो जाते जी तो कल्याण सिंह की सरकार उनको कहीं रोक लेती थी। तो नेताजी ने कार्यक्रम बनाया। पहले वो लखनऊ से निकले बाई रोड, आजमगढ़ आए। आजमगढ़ में हमारे घर के बगल में एक हमारे साथ पढ़ने वाले थे, राम आश्रय यादव, जो डिप्टी एसपी थे जी। और उस समय कल्याण सिंह की सरकार में वो पीलीभीत में पोस्टेड थे और आतंकवादियों के शिकार हुए थे, शहीद हो गए थे। तो उनके यहाँ श्रद्धांजलि देने, उनकी 13वीं थी, तो नेताजी वहाँ गए जी। हम लोग नेताजी के साथ थे। उसका नेताजी आजमगढ़ आए और एक हमारे विधायक थे उसमें राम जन्म यादव जी, सगड़ी क्षेत्र के, तो वहाँ पर उन्होंने भोजन किया और एकाएक फिर जो है गाड़ी रात में 11 बजे जो है सगड़ी से गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया और गोरखपुर से देवरिया वाले रोड पर चल करके जो उस समय नेताजी कौन सी गाड़ी से चलते थे? सीधे जो है उस समय नेताजी वो कंटेसा गाड़ी थी जी। तो वो चले गए वहाँ पर देवरिया डाक बंगले में। सरकार को, प्रशासन को खबर हो गई और फिर जो है कल्याण सिंह का आदेश हुआ कि उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाए। तो फिर उनको जो है गिरफ्तार कर लिया। उनके कमांडो थे, उनके सिक्योरिटी थे। काफ़ी देर तक बहस चलती रही। बाद में लखनऊ के और उनके जो कमांडो के जो है अधिकारियों से बात किया वहाँ के एसपी ने देवरिया के, तो उसके बाद से फिर उन्होंने लिखित उन्होंने दिया, हैंड ओवर किया। उसके बाद इस तरह से वो बंद हुए। वहाँ पर बनारस के जेल में ले जा करके उनको बंद किया। तो यहीं से जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया था यही? तो उसके बाद से दूसरे दिन से ही जेल भरो, जैसे ही नेताजी की गिरफ्तारी की खबर लगी वैसी जगह जगह कार्यकर्ता सड़कों पर जी धरना प्रदर्शन शुरू किए, जेल भरना शुरू कर दिए थे। तो सरकार घबरा करके कर दी थी। प्रशासन तो इतना बड़ा खोल गए होंगे पूरा? बिल्कुल जो प्रशासन
पूरे प्रदेश में जगह जगह पर इतना धरना प्रदर्शन हुआ कि जो है सरकार डर गई जी। और फिर जो है उनको मजबूरन नेताजी को उनके साथियों के साथ छोड़ना पड़ा। और उसके बाद चूँकि उसमें पार्टी थी समाजवादी जनता पार्टी थी, चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नेताजी प्रदेश अध्यक्ष थे। अच्छा, ये जेल भरो आंदोलन क्या था और ये कितनी लंबी लड़ाई चली थी लगभग, इस पर थोड़ा सा? नहीं, ये कोई जेल भरो आंदोलन नहीं था। ये नेताजी जब गिरफ्तार हुए उनके थे, विरोध में लोग उतर पड़े। तो हाँ, उनके समर्थन में गिरफ्तारी के विरोध में जगह जगह कार्यकर्ता सड़कों पर निकल पड़ा। जो जहाँ था, जनेश्वर मिश्र जी इलाहाबाद में थे, वो अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए उनको जाना था, ले जाना था उनको, दिल्ली ले जाना था। जनेश्वर जी को जब पता लगा कि नेताजी जो है गिरफ्तार हो गए हैं, बनारस जेल में बंद है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को जो है वापस भेज दिया और खुद जो है इलाहाबाद में कचहरी पर उन्होंने धरना दिया और धरने में कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दे करके वो नैनी जेल चले गए। तो ये जो जेल भरो आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था और क्यों, मतलब इसकी क्या कहानी है, कब शुरू हुआ, किस मुद्दे पर ये? तो नहीं, जेल भरो आंदोलन तो समय समय नेताजी का विश्वास होता था, नेताजी संघर्ष से वो जो है राजनीति में जो है आए थे जी। और जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करते रहते थे, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो या किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, तो इस पर नेताजी लगातार संघर्ष करते रहते और कभी भी कार्यकर्ताओं को उन्होंने बैठने नहीं दिया। किसी न किसी मुद्दे पर हमेशा आंदोलित करने का काम जेल भरो आंदोलन करते रहते थे। कभी जेल भरो आंदोलन, कभी धरना प्रदर्शन, कभी जो है कचहरी में जो है ये 3 दिवसीय कचहरी में धरना प्रदर्शन, डेरा डालो, घेरा डालो जी, इस तरह के कार्यक्रम। नेताजी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को किसी न किसी जो है कार्यक्रम में हमेशा लगाए रहते थे, कभी बैठने नहीं देते थे। अच्छा, तो इसीलिए हाँ, ये जो अभी भी लोग कहते हैं कि जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि जितना भी चल रहा है बुलडोजर की कार्रवाई हो रही, नेताओं पे परेशान, अभी तक नेताजी होते तो जेल भरो आंदोलन शुरू हो जाता। निश्चित रूप से जो है नेताजी जो है संघर्ष में विश्वास रखते थे जी। और आंदोलन में विश्वास रखते थे और आंदोलन और संघर्ष के बल पर उन्होंने जो है 3 बार सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बने और चौथी बार जब सरकार बनी तो श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया संघर्ष के बल पर। और उसमें आप और जो है उस सरकार में आप हाँ मंत्री थे। 2005 में जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तो उस समय उस सरकार में, नेताजी की सरकार में, उस शिक्षा राज्य मंत्री बने और नेताजी के साथ जो है नेताजी उसके पहली बार एमएलसी आप कब बने थे, विधान परिषद सदस्य? पहली बार एमएलसी हम 1998 में बने और उसके बाद लगातार हम एमएलसी बन करके। तो कैसे, जरा एमएलसी बनने की मुझे कि कैसे, आपको पहले से पता था कि ये बताया गया था कि आप एमएलसी बनने वाले हैं या इस बार बना देंगे, या फिर ऐसे एकाएक एमएलसी और आपके पास फोन आया, सूचना आई कि ये आपको एमएलसी बना दिया जा रहा है, क्या थी? देखिए, पार्टी में नेताजी के साथ आने के बाद जी, नेताजी ने हमसे कहा कि रामा से तुम पिछड़ों को जोड़ो जी, क्योंकि उस समय पार्टी में केवल यादव मुसलमान ही ज़्यादा लोग होते थे। तो विश्वकर्मा है, प्रजापति है, नाई है, सविता है, साहू है, तेली है, कुम्हार है, निषाद है, केवट है, मल्लाह है, मौर्य है, इन सारी जातियों को कहते हैं कि रामा से तुम इनकी सूची लाओ, इनको जोड़ो, इनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हमारे पास लाओ और हम जो है इनको पदाधिकारी बनेंगे। हमारी पार्टी में पिछड़ी जो जातियों को और विशेषकर पिछड़ी जातियों को जोड़ो जी। तो उस समय जोड़ने का काम करते थे, सभी को ले आते थे, नेताजी उनको संगठन में रखते थे, पदाधिकारी बनाते थे और हमसे कहा कि तुम अपनी बिरादरी में जाओ और विश्वकर्मा समाज में जाओ। और वो जो है हमको गाड़ी दे करके पूरे प्रदेश के सभी जिलों में हम दौड़ा करा करके बिरादरी के लोगों में हमको भेजते थे कि समाज के लोगों को जागृत करो, उनको बताओ कि जो है वो समाजवादी पार्टी में आवे, समाजवादी पार्टी उनकी मदद कर सकती है। तो उसमें विपक्ष में
हम जगह जगह समाज पर हत्या होती थी, बलात्कार होता था, जमीनों पर कब्जा होता था, लोग अपमानित किए जाते थे, तो रोज हम शिकायत लेकर के नेताजी के पास आते थे कि नेताजी आज फला जिले में हमारे समाज के साथ ये हो गया, आज इस जिले में ये हो गया। रोज घटनाएं हम जो है ला करके उनको बताते थे, लिख करके देते थे कि इसमें कार्रवाई नहीं हो नहीं रही। तो नेताजी ने कहा कि तुम इतनी शिकायत हमसे करते हो और कि तुम्हारे समाज में इतना घटना हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो लो हम तुम्हें ही एमएलसी बना देते हैं, तुम अपने समाज की समस्या खुद निपटाओ। तो उन्होंने जो है कहा कि हम तुम्हें एमएलसी बना देते हैं, तुम ही अपने समाज, अब शिकायत अपने समाज की मेरे पास मत ले आना, अब तुम अपने समाज की शिकायत खुद निपटाओ। जमीन पे जो है पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को जोड़ना ही समाजवाद। बिल्कुल ये था, क्योंकि जिस समय हम एमएलसी बने तो बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ। नेताजी के बहुत से नेताओं ने कहा कि अरे किसे बना दिया, ये विश्वकर्मा का कितना वोट है जी, और विश्वकर्मा के बनाने से क्या फायदा होगा। तो नेताजी ने कहा मैं वोट की खातिर नहीं, मैं सामाजिक आंदोलन चला रहा हूँ और समाज में ऐसे लोग जिनको सदियों से राजनीति में आने का मौका नहीं मिला है, चाहे लोहार हो, बढ़ई हो, सुनार हो, कुम्हार हो, नाई हो, साहू हो, तेली हो, ऐसे लोगों को हम जो है राज्यसभा और एमएलसी बना करके उनको राजनीति में लाने का काम करेंगे और उनको जो है राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करेंगे, उनकी पहचान बनाने का काम करेंगे। नेताजी ने और आज जो इन सभी अति पिछड़ी जातियों की एक एक बिरादरी की जो पहचान बनी है, या हम कहें कि पूरे देश में जो पिछड़ों में जागृति आई है और पिछड़ों की जो पहचान बनी है, सम्मान जो पिछड़ों को मिला है, वो माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की वजह से मिला है। और उन्होंने जगाया भी, उन्होंने संगठित भी किया, उन्होंने सम्मान देने का काम किया। पूरे देश में आज पहचान बनी तो नेताजी की वजह से। नेताजी ने हर जिले में लगभग या हर समाज में एक नेताजी के एक मुलायम सिंह यादव पैदा किया था कि मुलायम सिंह यादव करके, जैसे अभी आपने बताया कि मैं समस्याएं लेके अपने समाज की जाता था तो मुझे कहा एमएलसी बना देता हूँ, अपने समाज की समस्याएं खुद हल करिए। तो अपने कद का मुलायम सिंह यादव एक हर समाज में पैदा कर दिया था। बिल्कुल जो है, तो उसके पीछे उनकी क्या सोच थी कि जो इस तरह का इतना पावरफुल हर समाज में एक नेता बना दिया? उनकी सोच यही थी कि ये समाज इतना पिछड़ा हुआ है और ये समाज जो सदियों से जो पिछड़े हुए हैं जी, और जिनको जो है अपने अधिकार की जानकारी नहीं है और जो लगातार सताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर लगातार शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ऐसे लोगों में उन्होंने जागृति लाई है, उन्हें राजनैतिक ललक पैदा की, उनको राजनैतिक बनाया और उन्होंने ये एहसास दिलाया कि सरकार में तुम्हारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए और सरकार में तुम्हें भी जो है होना चाहिए। इसीलिए नेताजी ने इन जातियों के जो है लोगों को एमएलए भी बनाया और जो चुनाव नहीं जीत सकते थे, जिनका वोट कम होता था, उन लोगों को एमएलसी बनाया और एमएलसी बना करके उन्होंने राजनीति में हिस्सेदारी दी, राजनीतिक उसमें चेतना पैदा की। और यही कारण है कि आज जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी पीडीए बनाए हैं और पीडीए के जो सभी घटक हैं, चाहे विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, नाई हो, सोनी हो, चौरसिया हो, पाल हो, बिंद हो, निषाद हो, मौर्य हो, कुशवाहा हो, राजभर हो, चौहान हो, शाक्य हो, लोधी हो, आज इन जातियों में जो है जागृति आई, जो राजनीतिक ललक पैदा की और अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए, वो नेताजी की देन है। नेताजी ने इसकी शुरुआत की थी और आज समाज जागृत हुआ है। आज समाज जो अपना हक और अधिकार लेने के लिए आज बात कर रहा है। एक आरोप और लगता है नेताजी पे भी और अखिलेश यादव की सरकार पे भी लगता रहा कि जब सरकार में थे तो सारा जो हक अधिकार था पिछड़ों का वो एक जाति को दे दिया, यानी कि अपनी बिरादरी यादवों को दे दिया। इसको आप कैसे मानते हैं? या नहीं, ये पूरा गलत। एक तो साजिश हुई नेताजी के साथ और श्री अखिलेश यादव जी के साथ।
ऐसी बात नहीं है। हम भी नेताजी की सरकार में मंत्री थे और हम भी जो है लगातार पिछड़ी जातियों की एक एक बिरादरी की जो है हम पैरवी करते थे और नेताजी ने कभी मना न किया, प्राथमिकता के आधार पर काम किया। और नेताजी मंत्रियों की बैठक में कहते थे कि रामाशय विश्वकर्मा ही सबसे अच्छा काम लाता है, क्योंकि हम किसी नाई का ले जाते थे, प्रजापति का ले जाते थे, राजभर का ले जाते थे, चौहान का काम ले जाते थे, इनको नौकरी दिलाना है, उनको एडजस्ट करना है, उनको पोस्टिंग देनी है, मौर्य का ले जाते थे, पाल का ले जाते थे। तो ऐसे लोगों के पिछड़ी जातियों का हम सभी जातियों की जिनकी जिनकी पैरवी करते थे उनको जो है सम्मान देने का काम, उनको जो है मुख्य धारा में लाने का काम नेताजी करते थे। नेताजी की हमेशा सोच रहती थी, उन्होंने कभी यादववाद नहीं किया और जात की राजनीति न तो कभी नेताजी ने किया न कभी श्री अखिलेश यादव जी ने किया। लेकिन और ये जो है उनको केवल कुछ जो है भाजपा के लोग, आरएसएस दिमाग के लोग होते जो बदनाम करने का काम करते थे, जो आरोप लगाकर बदनाम करने का काम करते। तो वही तो मैं कहता हूँ, एक इंटरव्यू मैंने यही कहा कि जब कहीं पर ये जो है 2-4 यादव पोस्ट हो जाते थे, अखिलेश यादव जी की सरकार में वो मुख्यमंत्री होते थे, तो मीडिया के लोग जो है, मीडिया के लोग जो हमारी बात सुन, मीडिया के लोग जो है एक तरफ अखिलेश यादव जी की फोटो दिखाते, कहते कि देखिए इतने यादववाद हो रहा है। और आज यही भारतीय जनता पार्टी में योगी की सरकार है, पूरे प्रदेश के सभी जिलों में चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे डिप्टी एसपी हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, हर पदों पर मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं, बैठा दिया गया है, ठाकुर बैठा दिए गए हैं। लेकिन आज कोई मीडिया कर्मी नहीं कह रहा कि ठाकुरवाद हो रहा है। आज उसमें दो चार अगर पोस्ट हो जाते थे तो यादववाद का आरोप लगता था। 86 में 56 यादव एसडीएम की, हालांकि अब तक कोई भी उसकी वो नहीं दे पाया है, लिस्ट नहीं दे पाया कि कितने लोग थे। कहा जाता है कि 8 या 10 गलत अफवाह उड़ाई गई थी। और एक आरोप ये भी लगा कि जो उत्तर प्रदेश के जो थाने उनको यादव चला रहे थे, ये आरोप लगा। तो आज तो ठाकुर सब चला रहे हैं, बता दें जो कोई कह रहा हो। आज तक किसी ने कहा, किसी ने आज तक कहा, किसी मीडिया ने सवाल उठाया? आप थानों में देख लीजिए कौन बैठे हुए हैं पूरे प्रदेश के थानों में, ज्यादातर पीडीए का मुश्किल से खोजने को मिलेगा। से सब जो है अगड़ी जात के लोग बैठे हुए हैं, एसपी बैठे हुए हैं, आपके जो है डीएम बैठे हुए हैं, लेकिन आज तो कोई नहीं कह रहा कि जातिवाद हो रहा है। तो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो आरोप लगाते हैं और जो है इस तरह के काम करते हैं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार आरोप लगाने वाले सत्ता के बाहर थे, इसलिए जातिवाद का वही आरोप लगाने वाला सत्ता में आज नहीं आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि एसटीएफ में जो है, एसटीएफ को बता देते हैं वो कि स्पेशल ठाकुर फोर्स, और वो एनकाउंटर पे भी अखिलेश जी कहते हैं कि बार बार जो है कि जो पीडीए के लोगों का फर्जी इनकाउंटर हो रहा है और वो एसटीएफ जो बनाई गई है वो एसटीएफ नहीं, वो स्वजाती है। ये नहीं, बिल्कुल सही है, उसमें गलत क्या है? लेकिन ये जो अब कौन करा रहा है? पहले तो मीडिया भी छापती थी, मीडिया भी दिखाती थी, लेकिन आज तो कोई मीडिया नहीं बोल रही है। हमारे कहने ये तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर छपा दिखाई दे रहा है, कहीं पे टीवी में दिखाई दे रहा है, कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप ये मानते हैं यानी कि आरोप लगा रहे हैं कि आज जो उत्तर प्रदेश के जो थाने हैं उनको ठाकुर चला रहे हैं, मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग चला रहे हैं, ठाकुर को चला रहे हैं। आप देख लीजिए किसी भी जिले के थाना अध्यक्षों की आप जो सूची मंगा कर देख लीजिए। याद है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इलाहाबाद का दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था कुछ सूची, तो उस पर जो है सरकार जवाब नहीं दे पाई। उसमें ये किया कि 2-4 पीढ़ी के लोगों को पोस्ट करके बैलेंस करने की कोशिश की। योगी जी तो खुद को कहते हैं कि मैं संत हूं, हालांकि उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि मुझे राजपूत होने पर गर्व है, राजपूत समाज का, वो एक बयान था। लेकिन जब वो जाति के उस संत की कोई जाति नहीं होती, और ये संत जो है संत अपने को किसी जात से नहीं जोड़ता। और संत जो है, और संत अगर ये कहे कि हम जो है हमें गर्व है कि हम जो है क्षत्रिय है, फिर संत कहाँ रहा? वो तो फिर क्षत्रिय हुआ। तो योगी जी जो है, योगी कहाँ रहे? संत कहाँ रहे? वो तो क्षत्रिय है। तो आपको लगता है कि वो जाति प्रेम उनका अभी भी नहीं गया है? घोर जातिवादी हैं,
आज के मुख्यमंत्री जी घोर जातिवादी हैं और जातिवाद हो रहा है पूरे प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जितने भी माफिया थे वो सब प्रदेश छोड़ के बाहर जा चुके हैं या फिर जेल में हैं, और आप लोग कहते हैं कि माफिया यहाँ चल रहा है। तो आज कौन से माफिया हैं वो विपक्ष के नाते आप क्या मानते हैं? देखिए, अगर जो है कहते हैं कि सारे माफिया या तो जेल में हैं या तो बाहर हैं, तो फिर ये अपराध कहाँ से हो रहे हैं? हत्याएं क्यों रोज हो रही हैं? ये बलात्कार कैसे हो रहे हैं? बैंकों में डकैती कौन कर रहा है? अगर सारे अपराधी अगर जेल में चले गए हैं या राज्य छोड़कर भाग गए हैं, तो लगातार घटनाएं कौन कर रहा है? अभी एक कोडीन सिरप घोटाले का जो है निकला है, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाया है। छोटा सा घोटाला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और उसमें कौन इन्वॉल्व है? योगी जी ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी माफिया पर कोई कार्रवाई की है? लिपापोती के अलावा जो है, और एक तो वो आरोप लगाते थे, और एक तो खुलेआम बोल रहे हैं जौनपुर के साहब धनंजय सिंह। तो क्या कार्रवाई की आज तक? आप बता दीजिए, क्या कार्रवाई की? ये उत्तर प्रदेश की सरकार या सरकार के मुख्यमंत्री केवल पीडीए के लोग जो है, पिछड़े, दलित, मुस्लिम, इन लोगों पर कार्रवाई करते हैं और सजाती लोगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। जिनका आप नाम ले रहे हैं कोडीन वाले मामले में, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं मिर्जापुर के कालीन भैया और जौनपुर के कोडीन भैया, तो कौन सा बुरा कर रहे हैं? तो कहाँ गए जो कोडीन भैया? लेकिन और सरकार क्यों नहीं अभी तक कोडीन भैया को पकड़ी? लेकिन कोडीन भैया कह रहे हैं कि मेरा इसमें दूर दूर तक कोई नाता मुझे मेरा नहीं है इस पूरे प्रकरण में। तो ये आरोपी बताएगा कि उसका नाता है कि नहीं नाता है? या तो कोर्ट तय करेगी, सर ये एजेंसी तय करेगी, या तो ये एजेंसी उनको दे क्लीन चिट। एजेंसी ने तो क्लीन चिट नहीं, एसटीएफ ने क्लीन चिट दिया, या जो जांच करी एजेंसी उसने क्लीन चिट दिया उनको? जब नहीं दिया तो आरोपी कैसे, अपराधी कैसे कर सकता है कि हम निरपराध है? वो तो हमेशा कहता है। वो कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव निराधार आरोप लगा रहे हैं और अगर माफी या तो माफी मांग ले या फिर उनके खिलाफ मैं कोर्ट जाऊंगा। तो जाए, जहां जाना हो जाए। बात सही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई गलत थोड़ी कहा, तथ्यों के आधार पर कहा है तो सही है। और अगर नहीं सही है तो ये जो घोटाला जो है ये लगातार बढ़ता कैसे जा रहा है, और इसको संरक्षण कौन दे रहा है? आपको क्या लगता है कि इस पर अब तक कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? नहीं हुई, बचा रही है। सरकार अपराधियों को घोटाले में, कोडीन घोटाले में लोगों को बचा रही है। कोडीन भैया अगर गलती से मुसलमान होते तो अब तो बुलडोजर चल गया होता उनके मकान पर, अब तो गिरफ्तार हो गए होते, इनकाउंटर हो गया होता। यही आपके एक प्रवक्ता हैं अमित जमेई जी, वो कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण और मुसलमान होते तब तक मिट्टी मिला दिए गए होते। बिल्कुल, तो गलत क्या कर रहे हैं? मानते हैं आप? बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई, वही हो रहा है। आप देख लीजिए, आखिर में आज कोडीन सिरप घोटालों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? घोटालेबाजों पर आप बताइए क्यों नहीं चल रहा? बताइए, तो सरकार बताए, हम क्यों बताए? हम तो मांग कर रहे हैं कि अगर आप बुलडोजर जो सभी अपराधियों पर चलाते हैं तो उन अपराधियों पर भी चलाइए। अगर नहीं चला रहे तो इसका मतलब कहीं ना मिली भगत है, कहीं न कहीं। ये तो जनता तो यही समझेगी कि मिली भगत है। स्वजातीय होने के नाते बचा रहे हैं। अब जिसकी वजह से हो, स्वजाति तो पहले हमने बता दिया है ना, क्योंकि इसलिए कि अखिलेश यादव ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि अब तक 24 लोगों पर अपराधियों पर बुलडोजर चले, उनमें से 22 लोग पीडीए के हैं, बाकी सब स्वजाति बचाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुले रूप से माफियावाद और अपराधियों का जो है बोलबाला है, संरक्षण है। सरकार ने उनको संरक्षण दिया है और खुला छोड़ दिया अपराध करने के लिए। जिन्हें आप और अखिलेश जी माफिया और कोडीन भैया कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने मुलायम सिंह यादव नेताजी की सरकार बनाने का काम किया, मैंने सरकार बनाई है। उनकी जान भी तो सरकार में बचाई गई थी, नहीं तो आज होते वो। तो कहते कि नेताजी ने कोई मेरा अब तक कोई एक काम नहीं किया, मेरा कोई सहयोग नहीं किया।
मेरी कोई तो मदद तो नहीं रहे की, हैं कोई मदद नहीं की मेरी। कि सरकार में ही रहे तभी जान बची थी उनकी जो है। तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस में कह दिया है, तो अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा? ऐसा थोड़ी होता है। नेताजी ने मदद की थी, बिल्कुल मदद की थी। फिर वो मना क्यों कर रहे हैं कि नेताजी ने हमारी कोई मदद नहीं की, बल्कि हमने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया? अब क्या क्या मदद हुई, कैसे मदद हुई, सोने ये जो है कुछ लोग अवसरवादी लोग होते हैं जो समय पर नकार जाते हैं। मायावती जी पीछे पड़ गई थी क्या? निश्चित रूप से जो है कई जगहों से कार्रवाई होनी थी। माननीय अखिलेश जी ने बचाया उनको, नेताजी की सरकार में बचाया गया, अखिलेश जी की सरकार में अखिलेश जी ने बचाया, ऐसी बात थोड़ी है। एक समय एक नारा बहुत हिट हुआ था, जेल के ताले टूट गए, राजा भैया छूट गए। और अगुवाई करने के लिए अखिलेश यादव जी खुद गए थे और मायावती जी ने पोटा लगवा दिया था। ये पोटा लगाने की कहानी क्या थी? पोटा कानून एक जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी उस समय, राजनाथ सिंह जी की सरकार, अपराधियों को पोटा लगाने का जो है कानून यहाँ से जो है बनाया था अपराधियों पर लगाने के लिए। और वो जो है उस समय समाजवादी पार्टी, हम लोग भी हाउस में थे जी। और इस कानून का विरोध किया था कि बीजेपी सरकार इसका दुरुपयोग करेगी उस समय, लेकिन बहुमत था उनका, पास हो गया था। तो ये कानून था जिसका उपयोग जो है मायावती जी ने किया। राजा भैया पे तमाम कार्रवाइयाँ हुई। हाँ बिल्कुल हुई जो है। नेताजी ने राजा भैया के लिए क्या किया उस समय जब उन पर लगातार कार्रवाई हो रही थी? अब वो नेताजी के संबंध, राजा भैया के संबंध थे और उसकी वजह से जो है नेताजी उनको समय समय पर बचाने का भी काम किया था, कई बार बचाया। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह, राजा भैया, बहरहाल पार्टी में नहीं थे, पार्टी के बाहर से मोहन सिंह, तमाम रेवती रमन सिंह, तमाम ऐसे क्षत्रिय नेताओं की फहरिस्त है जो एमएलए एमपी से लेकर कैबिनेट मंत्री तक का जो सफ़र जिन्होंने तय किया, जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे। लेकिन आज उसी समाजवादी पार्टी पर धनंजय सिंह कह रहे हैं कि क्षत्रिय विरोधी हैं अखिलेश यादव, और क्षत्रिय एंटी क्षत्रिय होने का जो है सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एंटी क्षत्रिय हैं। समर्थन तो उन्होंने भी किया था निर्दलीय सदस्य के रूप में। और जितने भी राजा भैया तो हमारी पार्टी के नहीं थे, वो समय पर जब जरूरत पड़ती थी समर्थन कर देते थे। लेकिन मोहन सिंह जी हैं, अमर सिंह जी हमारी पार्टी में थे और उन्होंने जो है नेताजी ने सबको आगे बढ़ाने का काम किया था, सबको सम्मान देने का काम किया था। नेताजी ने सभी समाज के लोगों को, जिन्हें समीर जी को सम्मान दिया था, ब्रजभूषण तिवारी जी को सम्मान दिया था, माधवलाल पांडे जी को जो आज भी सम्मान दिया जा रहा है। तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बैकवर्ड हो, तो समाजवादी पार्टी सभी जातियों, असली समाजवाद यही है मानते हैं आप? नहीं, समाजवाद तो यही है जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए, बराबर का सम्मान दिया जाए, यही तो समाजवाद है। अच्छा, अगर उस समय नेताजी मदद ना की होती राजा भैया की, तो मायावती लगता है छोड़ती नहीं, जिस तरह पीछे पड़ी थी। हाँ निश्चित रूप से जो है नेताजी ने काफी मदद की थी उनकी। जो है क्या बात रही होगी कि जो पूरी तरह से पीछे ही पड़ गई थी राजा भैया की मायावती? ये तार वहां से तो नहीं था कि जो गेस्ट हाउस कांड से लेके कुछ खार खाई बैठी थी? नहीं, हमें तो नहीं लगता, लेकिन गेस्ट हाउस कांड में तो उस समय करीब 150-200 नेताओं का नाम था। हम लोग भी गेस्ट हाउस कांड में थे जी, जबकि किसी ने कोई अपराध नहीं किया था, केवल नारेबाजी हुई थी वहाँ पर गेस्ट हाउस कांड में।
तो ये राजा भैया के और पीछे क्यों पड़ ये गई थी जो पूरी है तरह मायावती? वो जो है दूसरा कारण था, गेस्ट हाउस का कारण नहीं था। वो उनका झगड़ा था और वो जो है बात दूसरा कारण था। लेकिन गेस्ट हाउस केस जो है दूसरा था। वो जो है उस समय समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, विधायकों पर, मंत्रियों पर जबरन तोपा गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है खारिज किया और सभी के मुकदमे हटे, हम लोगों के मुकदमे हटे उस समय से। जी। ये गेस्ट हाउस कांड जो था, क्या था ये गेस्ट हाउस कांड? ये तो बीजेपी आरएसएस के द्वारा प्रायोजित एक जो है अफवाह था, क्योंकि सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी और सरकार इतनी मजबूत थी और पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों की एका इतनी मजबूत थी कि भारतीय जनता पार्टी से गड़बड़ा गई थी। उसे लगा कि अगर ये जो गठबंधन रहेगा सपा बसपा का और ये एका अगर रहेगी तो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जो है फिर इन्हीं की सरकार रहेगी और फिर बीजेपी का कहीं पता नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है गठबंधन को तोड़ने के लिए तमाम प्रयास किए गए और उस गठबंधन को तोड़ने के लिए जो है आरएसएस का नागपुर कार्यालय सक्रिय हुआ। तो नेताजी को प्रभावित कर नहीं सकते थे, मानवर काशीराम जी को प्रभावित कर नहीं सकते थे। मायावती जी महत्वाकांक्षी महिला थी तो इनको प्रभावित कर सकती थी। तो इनको महत्वाकांक्षी थी, उनको जो है वो महत्वाकांक्षी महिला थी। तो आरएसएस, तो वही बीजेपी के लोगों ने कहा कि जो है आप ही क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन जाती। तो मुख्यमंत्री का लालच दे करके गठबंधन पे जो तोड़वाया गया, बसपा से समर्थन वापस लिया गया। मानवर काशीराम जी नहीं चाहते थे कि ये गठबंधन टूटे और नेताजी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन दबाव डाला गया उन पर, दबाव डाल करके जो गठबंधन तोड़वाया गया। तो जब गठबंधन टूट गया तो तमाम ऐसे बहुजन समाज पार्टी के एमएलए जो गठबंधन को बनाए रखना चाहते थे और माननीय नेताजी के साथ रहना चाहते थे सरकार में, जो है मायावती जी स्टेट गेस्ट हाउस में जो है सभी विधायकों, बसपा के विधायकों की बैठक बुलाई थी और उनसे जो है दबाव डाल रहे कि आप लोग जो है दस्तखत करिए कि समर्थन वापस लेने का। उस समय हम लोग पार्टी कार्यालय में बैठे थे, यूथ के लीडर थे उस समय हम लोगों को खबर लगी कि इस तरह की घटना की जबरदस्ती जो समर्थन वापस लेने पर दस्तखत कराया और तमाम लोग जो कमिट कर चुके थे बसपा के नेता माननीय नेताजी से कि अगर गठबंधन टूटेगा भी तो हम साथ रहेंगे, सरकार चलाएंगे। ये सरकार दलितों और पिछड़ों की एका के लिए बनी है, इनके हित के लिए बनी है, हम इसको नहीं तोड़ने देना चाहते, सरकार चलाएंगे। तो हम लोग वहीं जा कर के जो है गेस्ट हाउस के गेस्ट हाउस में जो है जो काउंटर तक जो है वहाँ तक गए और नारेबाजी किए जी। हम लोग जो लोगों ने विरोध में नारे लगाए और कुछ नहीं किया। लेकिन बीजेपी ने इसको इतना बड़ा प्रोपगंडा किया कि मायावती जी को जो है मारने का प्रयास किया गया, गैस सिलेंडर से लेकर के और क्या क्या लगाने का प्रयास किया गया, कपड़े फाड़े गए, क्या क्या किया गया, जबकि कोई उनको देखा ही नहीं, मुलाकात ही नहीं। वो एक नंबर में अंदर बंद थे, हम लोग बाहर जो गेस्ट हाउस में जो है हम लोग बाहर थे। तो ये अफवाह फैला करके भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से और गवर्नर पर दबाव बना करके उस गठबंधन को तोड़ा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार भाजपा के समर्थन से बनाई। यानी कि गेस्ट हाउस कांड का पूरा जो घटना था वो एक रचकर मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया और यही गठबंधन तोड़ा गया। जो सरकार थी सपा बसपा का गठबंधन था,
या यूँ कहिए कि पिछड़ों और दलितों की जो एका थी, जो ये समय समय पे ये नारे लगता था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में हो गए जय श्री राम, ये नारे लगे थे जो है। तो ये जो है इसको जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चिंता हुई कि अगर यही चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी भविष्य में कभी सत्ता में नहीं आने वाली है। तो इन्होंने गठबंधन तोड़ा और फिर जो है बसपा को समर्थन देकर सरकार बनाई, बसपा के साथ सरकार बनाई जो है। ये जो है मायावती मुख्यमंत्री बन गई, मायावती मुख्यमंत्री बन गई। यही उनकी महत्वाकांक्षा भी थी आपकी, यही उनकी महत्वाकांक्षा थी जो है। तो इस तरह से पिछड़ों को, दलितों के एका को तोड़ने का काम किया गया। और उस समय नेताजी ने, लेकिन नेताजी कभी निराश नहीं हुए। जब जब भी सत्ता से अलग हुए तो दुगने परिश्रम से उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन किया। उस समय की बात हम बताएं कि जिस समय गठबंधन टूटा था तो पूरे बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी के एमएलए थे। पूर्वांचल में बहुजन समाज पार्टी के ज़्यादा एमएलए थे, समाजवादी पार्टी के कम एमएलए थे, क्योंकि जितने गठबंधन में जितनी अच्छी सीटें थी, जिताऊ सीटें थी, सब मानवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी के लिए ले लिया था। तो नेताजी ने कहा कि रामा से बुंदेलखंड में तो बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा असर है, सभी एमएलए हैं, उनके प्रभाव को खत्म करना है, समाजवादी पार्टी को भी। ये वैसे हुआ जैसे 2019 के लोकसभा में चुनाव में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तो मायावती जी ने जितनी ग्रामीण सीटें थी वो सब चुन चुन के ले ली और खुद 10 सीट जीत गए और समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर रह गई। बिल्कुल, ये वैसे ही था जो है। और उसके बाद जो है कि हम संग 5 जीते और वो जीत गए 12। अच्छा, क्या मानते हैं अगर नेताजी मुलायम सिंह यादव का और कांशीराम जी का वो गठबंधन लंबा चलता और कल्पना कीजिए कि आज तक चलता तो क्या होता, क्या देखते हैं स्थिति की? अगर वो गठबंधन चलता तो देश में और कोई दूसरी पार्टी नहीं होती, यही गठबंधन नहीं होता पूरे देश। और जो है पिछड़ों और दलितों की एका का असर ये होता कि आज जो है देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर भी कोई दलित या पिछड़ा बैठा होता। अभी भी तो पिछड़ा ही बैठा है ना, वो कहने को पिछड़ा है, वो पिछड़ी जाति का नहीं है, समझे? क्योंकि उस समय यही कहा जाता था कि प्रदेश में सरकार बनेगी तो नेताजी मुख्यमंत्री बनेंगे और देश में सरकार बनेगी तो मानवर काशीराम प्रधानमंत्री बनेंगे। ये था, इसी के और ये कमिटमेंट था और इसी के लेकर के हम लोग चल रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी अच्छी चल रही थी कि ये जो गठबंधन आगे चला होता तो हो सकता है कि देश में जब कभी चुनाव होता तो काशीराम जी प्रधानमंत्री बन जाते जो है। लेकिन इस गठबंधन को तोड़ करके जो है पिछड़ों और दलितों की एका को, ताकत को कमजोर करने का काम बीजेपी ने किया। पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का काम नेताजी ने किया, जिसकी बदौलत आज तमाम जो पिछड़े और दलित समाज के पिछड़े समाज के जो प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत बन रहे हैं, तो उस समय वो फैसला लेना और उसे लागू करना कितना कठिन था, कैसे देखते हैं उस फैसले को? निश्चित रूप से ये 1993 में जब नेताजी मुख्यमंत्री, गठबंधन की सरकार बनी, नेताजी मुख्यमंत्री बने जी, तो सबसे पहले उन्होंने मंडल कमीशन की संस्तुतियों को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लागू किया और 27% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में उन्होंने देने का काम किया। तो उस समय ये पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिलते थे। तब नेताजी ने शिक्षा में आरक्षण लागू किया, क्योंकि मेडिकल की परीक्षा में, इंजीनियरिंग की परीक्षा में उनमें आरक्षण लागू किया और जिसकी वजह से बड़ी संख्या में छात्र जो है फिर मेडिकल और इसमें आने लगे। पीसीएस में प्री की परीक्षा में लागू किया तो उससे आने लगे जो है। तो इस तरह से नेताजी ने केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं लागू किया, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने शिक्षा में भी आरक्षण लागू किया।
जो है शिक्षा में प्रवेश में आरक्षण लागू करने का काम किया, ताकि पिछड़ी वर्ग के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख करके योग्य बन सकें, नौकरी के योग्य बन सकें और आरक्षण का लाभ जो पा सकें। खूब विरोध हुआ नेताजी ने उस समय ये किया था, खूब विरोध हुआ। और उसके बाद फिर जो है उन्होंने ओवरलैपिंग व्यवस्था को लागू किया, क्योंकि पिछड़े वर्ग के बहुत से छात्र उस समय जो मेरिटोरियस होते थे वो ओबीसी की मेरिट को क्रॉस कर जाते थे और वो जो है अपर की कैटेगरी में आ जाते थे। तो आरक्षण लागू होने की वजह 27% की वजह से इसमें जो है उनका नुकसान हो जाता था। तो नेताजी ने ओवरलैपिंग सिद्धांत लागू किया कि पिछड़े वर्ग का वो मेरिटोरियस स्टूडेंट तो जो जनरल मेरिट में आ जाता है उसको जनरल में ही कंसीडर किया जाए और पिछड़े वर्ग का 27% का आरक्षण बदस्तूर जारी रखा जाए। तो बहुत से लड़के इस नियम की वजह से वो जो है जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने इसी जो ओवरलैपिंग की व्यवस्था को खत्म करने का काम किया, जिसकी वजह से बहुत से मेरिटोरियस छात्र आज जो है आरक्षण की पिछड़े वर्ग का होने के कारण से जो है वो जो है उसका जो है नौकरियों से बाहर हो जा रहे हैं। तो उसी समय पंचायती राज एक्ट लागू किया गया था, तो नेताजी ने पंचायतों में आरक्षण लागू किया और जिसका नतीजा हुआ कि बहुत से ऐसे जात के लोग कि कहीं पर मुसहर भी ग्राम प्रधान बन गया, कहीं पर नाई का 2 घर है वो भी किसी गांव का प्रधान बन गया, कहीं लोहार बन गया, कहीं कुम्हार प्रधान बन गया। नगर पालिका और टाउन एरिया में साहू और तेली बिरादरी का व्यक्ति जो नगर पालिका का चेयरमैन बन गया। ये उस आरक्षण की देन थी पंचायतों में लागू करने का कि ऐसे जिनके वोट भी नहीं थे, जो वोट के बल पर जीत नहीं सकते थे, लेकिन आरक्षण की सीट से लड़े, तो वो जो है ग्राम प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत चेयरमैन और नगर पालिका के चेयरमैन और मेयर तक बने। गोरखपुर में पहला विश्वकर्मा समाज का व्यक्ति राजेंद्र शर्मा आरक्षण के तहत गोरखपुर का मेयर बन गया। सुल्तानपुर में पाल समाज की महिला जानकी पाल पहली बार जिला पंचायत चेयरमैन बनी और लाल बत्ती में घूमने लगी। जो है ये जो है नेताजी के उस आरक्षण की देन थी कि तमाम ऐसे लोग एक हिसाब से जो है क्रांति, ये बिल्कुल एक क्रांति आई। पंचायतों में भागीदारी की क्रांति अगर पैदा हुई तो नेताजी के पंचायतों में आरक्षण के लागू करने से पैदा हुई। विरोध भी खूब झेला होगा। विरोध तो होता ही था, लेकिन नेताजी ने कभी विरोध की परवाह नहीं की। नेताजी कहते थे कि राजनीति में कभी विरोध की परवाह नहीं करना चाहिए, और ये भी कहते थे कि जिस नेता का जितना विरोध होता है वो नेता उतना मजबूत होता है, ये कहते थे। जिसने जलवा पिछड़ों का कायम कर दिया। नेताजी ये भी कहते थे कि दोस्ती करो तो जम करके और दुश्मनी करो तो जम करके, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन नेताजी ने जिसका साथ पकड़ा उसका साथ निभाने का हमेशा काम किया। आपने नेताजी की ये भी खासियत थी। आपने उनकी नेताजी की दोस्ती और दुश्मनी से जब तो कोई चर्चा होती है बलराम यादव जी, ये राजनीतिक बलराम सिंह यादव हाँ मैनपुरी इटावा के थे जी, और वो कांग्रेस पार्टी के थे और कट्टर राजनीतिक दुश्मन थे नेताजी के। कट्टर राजनीतिक दुश्मन थे। एक बार तो गोली चली थी नेताजी में, बलराम सिंह यादव में जो है गोली चलाई। बलराम सिंह यादव ने गोली चलाई नेताजी के ऊपर गोली चलाई थी। क्यों? और वही बलराम सिंह यादव से जब गोली क्यों चलाई थी? राजनीतिक दुश्मनी के चलते। और वही बलराम सिंह यादव जब समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो गए और जो है नेताजी से उन्होंने कहा कि हमें मैनपुरी की सीट से सांसद बना दीजिए,
तो अपनी सबसे प्रिय सीट नेताजी की मैनपुरी की सीट होती थी, वो उनको जहाँ से वो एमपी लड़ते थे। लेकिन बलराम सिंह यादव के कहने से उन्होंने बलराम सिंह यादव को मैनपुरी की सीट दे दी लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी के लोग और तमाम लोग इससे सहमत नहीं थे, लेकिन तब भी उन्होंने दे दी। और स्वयं जी वो जो है एक टफ सीट थी संभल की, डीपी यादव के खिलाफ जो है संभल चले गए लड़ने के लिए। हम लोगों ने जाकर संभल में प्रचार किया नेताजी को, वहां से लोकसभा का चुनाव। आप उस चुनाव में थे? बिल्कुल, मैं उस चुनाव में था। उस समय तो डीपी यादव का जलजला था संभल और उस क्षेत्र में, बहुत आतंक था। वहाँ के लोग इतने डरते थे डीपी यादव से कि हम लोगों के सामने जो है वो जो है डीपी यादव के डर से बोल नहीं पाते थे, इतना आतंक था वहाँ चुनाव प्रचार और नेताजी। लेकिन जब जो है हम लोगों ने प्रचार किया और नेताजी की सभा हुई तो सब लोगों ने, वहाँ के लोगों ने मन बना लिया कि जो है कि हम लोग वोट नेताजी को देंगे और नेताजी को वहाँ से फिर सांसद उन्होंने जिताने का काम किया। डीपी यादव की, हालांकि उसने गुंडई भी की, बहुत दबाव भी डाला और वो भी किया, लेकिन जो है किस पार्टी से लड़ रहे थे? बीजेपी से लड़ रहे थे डीपी यादव? हाँ, भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे उस समय जो है। और जलजला था उनका, उधर आतंक था। जो डीपी यादव कभी नेताजी ने उनको मंत्री बनाया था और उनको जो है ताकत देने का काम किया था, वही डीपी यादव जो है नेताजी के खिलाफ फिर जो है लोकसभा के चुनाव में लड़े। लेकिन नेताजी ने वो भी चुनौती स्वीकार किया और उसके बाद डीपी यादव को वहाँ पर हराने का काम किया। नेताजी वहाँ से सांसद हुए। जब आप लोग नेताजी के साथ थे, नेताजी ने पार्टी बनाई और आप लोगों ने शुरुआत की, उस दौर में चुनाव लड़ना, प्रचार प्रसार, साइकिल का दौर था, ये संसाधन नहीं थे, सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि आपकी एक वीडियो हुई और करोड़ों लोगों ने देख ली, एक संदेश देना हुआ, आपने मोबाइल पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे लिख दिया, पहुंच गया। उसमें तो चिट्ठी भी तमाम, तो कितना टफ था उसमें प्रचार प्रसार, एक अपनी बातों को पहुंचाना। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए उस समय वो कठिन दौर था, पार्टी के पास संसाधन नहीं था, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में हौसला बहुत था उस समय जो है। और परेशानी तो यहाँ तक की थी कि एक बार जो रामशरण दास जी प्रदेश अध्यक्ष थे, बलराम यादव जी प्रदेश के प्रमुख महासचिव थे, हम यूथ के जो है सचिव थे, युवजन सभा के। एक बार परिपत्र भेजना था, तो परिपत्र भेजने के लिए डाक टिकट के पैसे नहीं थे। लखनऊ में कितना ये जो है करीब उस समय जो है 1,500 रुपए की जरूरत थी, 1,500-2,000 रुपए की, तो पैसे नहीं थे। तो एक दिन इंतजार किया गया कि कहीं से पैसे आवे। तो फिर जो है एक दो जगह जो है पैसा भी मांगा गया, तो पैसा नहीं आया। फिर राजकिशोर मिश्रा जी उसमें कोषाध्यक्ष होते थे, ठाकुर ट्रांसपोर्ट वाले जी, फिर उनसे कहा गया तो उन्होंने पैसा दिया, तो फिर जो है परिपत्र गया जो है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में नेताजी ने पार्टी जो है बनाई थी और खड़ी की थी। लेकिन नेताओं का, कार्यकर्ताओं का इतना उत्साह था कि कभी नहीं लगता था कि हम लोग के पास जो संसाधन कम है। जी, कब की बात? आंदोलन भी करते थे, संघर्ष भी करते थे, और जो पुलिस की लाठी भी खाते थे, जेल भी जाते थे, और उसके बाद जो है फिर चुनाव जीत कर ये लगभग किस सन की बात कर रहे हैं, कहानी बता रहे हैं? ये 1992 की बात है। उस समय जो है पार्टी बन गई थी, पार्टी बन गई थी, और पार्टी भी बनना जो है एक संयोग था, क्योंकि 91 में जब सत्ता से नेताजी हटे, बीजेपी की सरकार बनी, तो उसमें समाजवादी जनता पार्टी थी। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री हो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, माननीय नेताजी उसके प्रदेश अध्यक्ष थे। तो चंद्रशेखर जी का विश्वास था कि समय का इंतजार करना चाहिए, समय जब अच्छा आएगा तो अपने आप सब हो जाएगा।
और इधर जो है प्रदेश की राजनीति में बीजेपी की सरकार में किसानों पर बहुत अत्याचार होते थे, पिछड़ों बहुत अत्याचार हुई थी। रामकोला में गोली चली थी, सादा रावत की हत्या हुई थी जो सजनवा के विधायक थे, और कई इस तरह के थे। तो उस समय जो है नेताजी जो है वो आंदोलन करना चाहते थे, संघर्ष में निकलना चाहते थे। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि नहीं, समय का इंतजार करना चाहिए। तो नेताजी ने कहा कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप समय का इंतजार करिए, मैं अब जनता के बीच में चला, संघर्ष के रास्ते पर। संघर्ष के रास्ते पर। तो उससे हट करके उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। पार्टी बन गई, संसाधन पार्टी नहीं बन थे। गई, संसाधन नहीं होते थे। तो संसाधन नहीं थे तो कैसे फिर चली पार्टी जब तक सत्ता में नहीं? उस टाइम थोड़ा सा उस समय वो दौर बताइए, वो मैं जानने का इच्छुक हूँ। उस समय ये व्यवस्था थी, पार्टी कार्यालय की स्थिति आप जानते थे कि हम लोग कार्यालय पर बैठते थे और दिन भर काम करते थे। और ये जो है उस समय यहाँ तक था कि गाड़ियों में चलने के लिए तेल नहीं होता था। तो पार्टी के खर्चे से एक एम्बेसडर खरीदी गई थी प्रदेश कार्यालय के लिए जी। तो उस पर जो है कभी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र दास जी चलते थे, और कभी जो है खाली होती थी तो प्रमुख महासचिव बलराम यादव जी चलते थे, एक एम्बेसडर से चलते थे। और उस समय ये नियम बना दिया गया था कि जो नेताजी अगर किसी जिले में जाएंगे तो वहाँ का जिला का अध्यक्ष जो है अपने संसाधनों से या वहाँ से चंदा लगा करके वो जो सभी गाड़ियों में तेल भराएगा। फिर ये झंडे, बैनर और उसके बाद उस टाइम पे चलता था। तो ये कैसे, जब पार्टी के पास इतना वो नहीं था कैसे? और उसके बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा खर्चा वहाँ का जो है जिला अध्यक्ष उसको संभालने का काम कर वहाँ इकट्ठा करके। फिर नेताजी ने जगह जगह रैलियां की। रैलियों में उन्होंने भी जो है नेताजी को जो है चंदे दिए गए, थैलियां दी गई, कार्यकर्ता सब इकट्ठा करके जो है जगह जगह पर जो है उनको जो है चंदा दिया गया। तो उस चंदे से पार्टी चली जो है। इतनी बड़ी यूपी थी तब तो, उत्तराखंड भी इसी में था। हाँ बिल्कुल। इतने बड़े उसमें पोस्टर, बैनर ही लगाना, पहुंचाना, कैसे अरेंज होता था ये सब? तो बहुत उत्साह था लोगों में नेताजी के। कभी ये नहीं लगा नेताजी के नेतृत्व के प्रति और पार्टी के प्रति बहुत से लोगों का लगाव था। तो लोग जो चंदे देते थे तो उस चंदे से पार्टी चलती थी। बड़ा भीषण संघर्ष रहा ऐसे भी। और जब दौड़े बजाते थे तो हम भी जो नेताजी के पीछे पीछे किसी गाड़ी में बैठ लेते थे। उनका स्कॉट चलता था, किसी गाड़ी में हम भी बैठ लेते थे। बलराम यादव जी भी साथ थे, उनकी गाड़ी में बैठ लेते थे। और कोई प्रदेश अध्यक्ष जी रामचंद्र दास होते, उनकी गाड़ी में बैठ गए, हम भी पीछे दौड़ा करते थे। तो जहाँ सबको खाना मिलता था वहाँ हम भी खा लेते थे। मेरे डाक बंगले में रुके हुए हैं तो नेताजी डाक बंगले में रुके, उनके लिए व्यवस्था है तो हम भी किसी के घर रुक जाते थे। तो इस तरह से बहुत कठिनाइयों से जो जूझते हुए उस समय पार्टी भीषण संघर्ष हुआ है, समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में खड़ा हुआ। और जब गठबंधन हुआ तो एक साल बाद पार्टी बनने के 92 के बाद 93 में फिर जो है फिर नेताजी ने सरकार बना ली। उस समय कहते हैं कि कार्यकर्ता भी लाई, गुड़, चना ये लेकर रैलियों में आता था। दाल, चावल, गेहूं तक की व्यवस्था जो है और चंदा तक देता था पार्टी के लिए। इसे दूसरी ये सही बात आप सुने हैं। जो हम लोग जो है जो कार्यालय में बैठते थे, कार्यालय के बाहर एक जो है वो चने की जो है वो दुकान लगाया रहता था। तो दोपहर में भूख लगती, जाकर उसके यहाँ से थोड़ा चना खा लेते थे। तो रैलियों में जो लोग आते थे वो बस से, ट्रेन से, तमाम अपने संसाधनों से आते थे। और ये सही है कि गुड़ है, लाई है और जो है रोटी है, जिसकी जो व्यवस्था होती थी वो करते थे। कहीं पर कुछ लोग संपन्न होते थे, कार्यकर्ताओं के जो है के लिए पूरी सब्जी का इंतजाम कर देते थे। इस तरह के भी कुछ लोग होते थे पार्टी में, जो बड़ कुछ पैसे वाले होते थे वो लोग भी इंतजाम कर देते थे। तो इस तरह से जो सहयोग से पार्टी चलती थी, सभी लोगों का जो पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ता था उसके लिए फंड इकट्ठा करते थे कार्यकर्ता, चंदा इकट्ठा करते थे यानी। और जनता चुनाव लड़ाती थी, गेहूं चावल देती थी कार्यालय चलाने के लिए। तब का ट्रेंड जो है दूसरा होता था।
पहले बूथ पर पैसे नहीं दिए जाते थे, क्योंकि अतरौलिया से माननीय बलराम यादव जी चुनाव लड़ते थे और अक्सर हम उनके चुनाव के में जो है वहाँ पर काम करते थे। तो देखते थे कि बूथ का जो लोग होते थे, कार्यकर्ता जी, जो नेता जो है, वो कभी नेता से या प्रत्याशी से पैसे नहीं मांगते थे। वो जो है बूथ का पूरा इंतजाम खुद करते थे, सारा खर्चा, पूरी सब्जी बनाना, खिलाना सभी को, वो करना, ये जो खुद करते थे। बहुत दिनों बाद अभी जो है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बन गए थे तो नेताजी के साथ हम सिपाही जाते थे, तो बहुत से बुजुर्ग लोग आते थे, एक से एक बुजुर्ग लोग आते थे लाठी लिए और महिला कुर्ता धोती पहने हुए नेताजी के पास, और अपने से जो है वो पॉकेट में से एक जो है मुड़ी तुड़ी नोट निकालते थे 100 रुपए की, और नेताजी को देते थे। और नेताजी उतने ही प्रेम से वो नोट जो है उनकी रख लेते, स्वीकार करते थे, जैसा पहले पुराने दिनों में जब वो राजनीति करते तो उनको चंदा देते थे। आप ये समझ लीजिए, आसान नहीं है मुलायम सिंह बनना। मुलायम सिंह बनना आसान नहीं है। मुलायम सिंह जैसा अब नेता आगे जो बनना बहुत कठिन है। मुलायम सिंह यादव जी ने इस देश की राजनीति बदल दी, राजनीति की दिशा बदल दी। राजनीति में जो बड़े लोग आते थे, पैसे वाले लोग आते थे, नेताजी ने गरीबों को जगाया, पिछड़ों को जगाया, किसानों को जगाया, उनका राजनीति में प्रवेश करा दिया। नेताजी ने राजनीति में ऐसे ऐसे लोगों की जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, पहचान नहीं थी, ऐसे ऐसे लोगों को, किसी को एमएलसी बनाया, किसी को राज्यसभा बनाया, किसी को सरकार में मंत्री बनाया, किसी को एमपी बनाया। ऐसे लोगों को जो है उन्होंने पहचान बनाने का काम किया। 2004 का वो जो है लोकसभा का चुनाव था और मऊ की घोसी की सीट थी उस समय और लोकसभा की सीट थी, और उस समय जो है हम लोगों ने राय किया यहाँ से एक राजभर लड़ाया जाए, और राजभर लड़ाने के लिए फिर खोजा जाने लगा कैंडिडेट। तो एक चंद्रदेव राजभर नाम का व्यक्ति था, वो अपना खेत सींच रहा था, पानी लगा रहा था खेत में। नेताजी ने जो है उसे जो है लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, टिकट दे दिया लोकसभा का। तो मैंने नेताजी कहा, नेताजी इसके पास पैसे नहीं है, आपने जिसको टिकट दिया है, तो कहा चिंता मत करो, इसको पैसे भी देंगे। और खेत से ला करके राजभर समाज के बेटी को उन्होंने जो है सांसद बना करके लोकसभा भेज दिया। क्या बात है। अच्छा, आज जिनको समाजवादी पार्टी दिखती है कि हाँ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने में, उसको खड़ा करने में कितना संघर्ष है वो नहीं दिखता होगा। कल्पना नहीं कर सकते जिन लोगों ने नहीं देखा है। नहीं, जो पुराने इतिहास जानते हैं आपकी जो नेताजी का पार्टी के बनने से लेकर अब तक, आज की पीढ़ी के लोगों को समझना चाहिए, और आज की पीढ़ी के लोगों को जो है पार्टी का इतिहास पढ़ना चाहिए। नेताजी का संघर्ष, नेताजी का आंदोलन और नेताजी का इतिहास पढ़ना चाहिए अगर वो राजनीति करना चाहते हैं तो। वरना हम जैसे लोग, हम तो पढ़ने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए थे, बहुत हुआ तो वकालत करने लगे, वहीं वकालत ही करते रह जाते। नेताजी हमको ला करके यहाँ से नेताजी 2-2 बार एमएलसी बनाया, सरकार में मंत्री बनाया, इतनी बड़ी पहचान बनाई है। नेताजी को याद कर, उनकी बातों को याद कर आपकी आंखें डगडगा रही हैं, दिख रहा है आप भावुक हो रहे हैं। और अगर नेताजी ना होते तो आप कहाँ होते? नेताजी अगर नहीं होते, हम कहीं गांव में पड़े होते, तो फिर जो है कोई अपना छोटा मोटा काम करते रहते। आज जो पहचान बनाई और हमें यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो है विश्वकर्मा समाज में तो हमारी चर्चा है, नाम है विश्वकर्मा समाज के पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में राजनीति में हमारा नाम है, तो नेताजी की देन है। जब 2022 में अक्टूबर 2022 में जब आपने सुबह सुबह सुना, खबर लगी कि नेताजी नहीं रहे, तो क्या बीती आप पर? बहुत रोए और लगा कि
जो है अपना सब कुछ चला गया। नेताजी हमारे राजनीतिक पिता थे। हमारे पिताजी ने हमको पैदा किया और बड़ा किया, लेकिन राजनीति सिखाया हमको नेताजी ने, और हम इसीलिए नेताजी को हम अपना राजनीतिक पिता मानते थे। वो राजनीतिक पिता हमारे थे, राजनीति में पैदा उन्होंने किया। मेरी आंखें डगमगा रही हैं। और क्या ही बहुत सारे ऐसे मौके आए कि जब कोई नहीं दिखाई देता था हमको, तो नेताजी को याद करते थे। एक बार हमारे पिताजी को जो है हार्ट अटैक हो गया था, तो हमने नेताजी से कहा कि नेताजी हमको इलाज कराना है, बाईपास सर्जरी करानी है। नेताजी हमारे पास पैसे नहीं है। उनका तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम ले आओ अपने पिताजी को। एम्स में भर्ती करा, इलाज हो गया, ऑपरेशन हो गया, लेकिन पैसे नहीं थे हमारे पास। तो हमने रात में फ़ोन किया नेताजी को। तो नेताजी रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने स्टाफ से पूछा कि जो टेलीफोन वाले से कि रामा से क्यों फ़ोन आया था, बताओ क्या बात है। तो उन्होंने रात में ही हमको फ़ोन कर दिया, क्या बात है। हमने कहा नेताजी पैसे नहीं है। तो उन्होंने नेताजी ने एक आदमी को भेज करके जितना एम्स में अस्पताल का पैसा था सब उन्होंने पेमेंट किया। और जो है कभी नहीं महसूस हुआ होने दिया कि वो हमारे पिता जैसे नहीं है। कभी भी कोई भी बात जो है, अगर कोई संकट आता था तो हम नेताजी को बता देते थे, तो जो है पूरी मदद करते थे। उन्होंने कभी अपने बेटे जैसे जो है उन्होंने जो है हमको देखने का काम किया था। हमको राजनीति सिखाते भी थे, बताते थे कैसे राजनीति की जाती है। हमको ये भी बताते थे कैसे संगठन चलाया जाता है। इलाहाबाद में हम रहते थे। एक बार हमने जो है गंगा गोमती ट्रेन चलती थी, उससे हम जो है आए, और उस समय लोहिया ट्रस्ट में नेताजी बैठते थे, क्योंकि इस समय ये जो कार्यालय इस समय नहीं अलाट था उस समय, 92 की बात बता रहा हूँ। और जो राजभवन कॉलोनी का कार्यालय था उसमें सब हम कार्यकर्ता लोग बैठते थे, नेताजी लोहिया ट्रस्ट में बैठते थे। मैं चला गया मिलने के लिए, कमरे में बैठे थे। इलाहाबाद के एक दो और नेता बैठे थे, हम भी गए। एक कुर्सी खाली थी तो बैठने लगे, तो न बिगड़ गए, बैठो मत, खड़े हो। हमने कहा क्या गलती हो गई, आज नाराज है। उन्होंने कहा कि मैंने तुमको किस लिए रखा है। मैंने कहा जी मैं समझ नहीं पाया क्या कर रहे हैं। कहा किस लिए रखा है। मैंने कहा साहब काम करने के लिए। नहीं, मैंने तुमको पार्टी में इसलिए रखा है कि तुम पार्टी का संगठन देखोगे। पार्टी की जो जिला कमेटी जितनी है उसमें तुम देखोगे कि कौन पदाधिकारी रखे गए हैं, कौन नहीं रखे गए हैं। और जिस कमेटी में 70% पिछड़े, दलित, मुसलमान जिस कमेटी में पदाधिकारी नहीं रहेंगे, उस कमेटी को मैं फाड़ के फेंक दूंगा, और इसको तुम मुझे देख करके चेक करके बताओगे। पार्टी में कहीं भी कोई अगर गलती कर रहा है तो तुम मुझे सूचना देने का काम करोगे, और अगर मैं भी गलती करूं तो तुम मुझे भी टोकने का काम करोगे कि साहब कि आप यहाँ गलत कर रहे हो। ये नेताजी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को नेताजी ने ये अधिकार मुझे दिया था, और को दिया था कि नहीं था, मुझे ये अधिकार दिया था। तुम पार्टी में केवल पदाधिकारी ही नहीं हो, नेता ही नहीं हो, पार्टी का संगठन देखने और पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, कोई गलती नहीं कर रहा है, उसको भी बताने का काम करिए। और सरकार रहते मैंने कई ऐसी बातें बताई नेताजी को कि अपने ही लोग जो है गलती कर रहे थे। उस पर अमल किया जो आपने बताया, तुरंत अमल किया। जैसे इधर मैंने फ़ोन किया कि साहब ये है, नाम नहीं बताएंगे, तो उन्होंने कहा अच्छा रखो। पार्टी कार्यालय पर मैं बैठा था, और 10 मिनट बाद नेताजी मुख्यमंत्री थे, फिर फ़ोन मेरे पास आ गया। वो मैंने बुला करके पता कर लिया है, जो तुम कह रहे हो
वो वैसी बात नहीं थी, वो दूसरे आदमी ने गलती की थी, गलती हुई थी जी, बदनामी हो रही थी, मैंने बता दिया कि बदनामी हो रही है, तो कर नहीं, वो जो तुम करो वो नहीं है, वो दूसरा वो किसी ने किया था। ये था नेताजी का। तो नेताजी की नज़र जो है वो सभी चीज़ों पर रहती थी। नेताजी जो है सवेरे 5 बजे उठ करके कम से कम 10 जिला अध्यक्षों से, 10 नेताओं से, कार्यकर्ताओं से सवेरे बात करते थे। एक बार वो रक्षा मंत्री थे जी, मैं इलाहाबाद में ममफोर्डगंज के किराए के मकान में रहता था जी, और मुझे सौभाग्य है कि जब मेरी बेटी पैदा हुई और उसका जन्मदिन मनाया तो नेताजी ममफोर्डगंज मेरे किराए के मकान में मेरी बेटी के जन्मदिन में पहुंचे। नेताजी रक्षा मंत्री रहते हुए? नहीं, रक्षा मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री तो उसके बाद बने। अच्छा, नेताजी पहुंचे। जब वो रक्षा मंत्री बने तो मैं जो है इलाहाबाद से दिल्ली गया उनसे मिलने के लिए। जी, मैं 2 दिन तक रुका रहा। नेताजी रक्षा मंत्री नहीं मिले, व्यस्तता थी उनकी, नहीं मिले। उनके यहाँ जो स्टाफ को जा करके राकेश था उस समय टेलीफोन, उसको नोट करा कर आ जाते थे। तीसरे दिन मैं निराश होकर के आ गया ट्रेन से फिर इलाहाबाद। चौथे दिन सवेरे 5 ही बजे जो है टेलीफोन मेरे यहाँ आया, मैं सो रहा था, टेलीफोन आया, मैं उठा लिया तो हाँ तो बताओ जो है तुम आए थे मेरे यहाँ और जो है मैं तुमसे नहीं जो है मिल पाया। 2 मिनट तो मैं समझ ही नहीं पाया कि कौन बात कर रहे हैं। जी, फिर बातचीत जब नेताजी कर रहे थे तो मुझे एहसास हुआ अरे ये तो नेताजी बात रहे, रक्षा मंत्री बात कर रहे हैं। तब मैं समझ गया जी सर, जी सर, जी सर। तो मैं गया था मिलने के लिए, क्या बात है, तो मैंने बताया कि ये बात है, ये काम था, ये संगठन में पार्टी का ये काम जो रुका हुआ था, ये ऐसे है, तो बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जो है 1 हफ्ते बाद जो है मैं बुला रहा हूँ 11 मैं जो बुला रहा हूँ पिछड़े वर्ग के सभी नेताओं को जी, और तुम लोग मैं जिम्मेदारी दूंगा, तुम लोग पूरे प्रदेश का दौरा करोगे, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करोगे, पिछड़ी जातियों को जोड़ोगे और उसके बाद फिर जो सरकार बनाओगे। अच्छा, शिवपाल सिंह यादव जी का, चाचा जी का, तो सबके चाचा हैं, उनका क्या योगदान मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और नेताजी के लिए कितना योगदान? नेताजी के साथ जब वो नेताजी राजनीति शुरू की तो नेताजी के साथ शुरू से वो लगे रहे और नेताजी के जो है पीछे छाए के रूप में चले और हर उस कष्ट को झेला जो नेताजी की राजनीति के दिनों में परेशानी आती थी। नेताजी को चुनाव भी लड़ाते थे, नेताजी की राजनीति भी इटावा में देखते थे और लखनऊ में आने के बाद नेताजी की पार्टी को उन्होंने आगे भी बढ़ाने का काम किया। नेताजी 2027 में क्या देख रहे हैं? 2027 में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कैबिनेट मंत्री होंगे? मेरा लक्ष्य है श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना और प्रदेश के जितने भी पिछड़े दलित हैं, गरीब हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, अपना समाज है, उनको राहत देना, उनको जो है चेहरे पर मुस्कान लाना और भारतीय जनता पार्टी के जुर्म अत्याचार से निजात दिलाना हमारा ये लक्ष्य है। पिछड़े और दलित समाज और खासकर विश्वकर्मा समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? हम पिछड़े वर्ग के उन सभी भाइयों के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, प्रजापति हैं, नाई हैं, सोनी है, चौरसिया हैं, साहू और तेली हैं, भुर्जी हैं, राजभर और चौहान हैं, निषाद कश्यप, पाल मौर्य, इन सभी जात के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सभी लोगों का हित समाजवादी पार्टी में निहित है। जो पीडीए का आंदोलन श्री अखिलेश यादव जी ने चलाया है उससे सभी लोग जुड़ने का काम करें, क्योंकि पीडीए की मदद अगर कोई कर सकता है तो श्री अखिलेश यादव कर सकते हैं।
पीडीए का विकास, पीडीए को सत्ता और सरकार में हिस्सेदारी अगर कोई दे सकता है तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। इसलिए 2027 के चुनाव में सभी पीडीए भारतीय जनता पार्टी का मोह छोड़ करके समाजवादी पार्टी से जुड़े और 2027 में समाजवादी पार्टी को जिता करके बहुमत देने का काम करें और श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।